हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जून मंथ के 4th वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की सेशन में हम बात करेंगे 21 जून से लेकर 30 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि AFO, नाबार्ड जैसे और भी एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है मिलेट्स के ऊपर, तो इसमें एक थीम दिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर इनोग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, जिसका थीम था वो आपको याद रखना है, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ठीक है, ये दिल्ली में किया गया है 23 जून को ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंडस्ट्री बॉडी एसोकेम और उसके साथ सपोर्ट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2020-21 में 17.96 मिलियन टन कोर्स सीरियल का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि 2015-16 में केवल 14.52 मिलियन था और सेम सीजन के लिए जो बाजरा का था वो 10.86 मिलियन टन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे डेट हो गई, उसकी थीम किसके ऊपर हुई है, तो मिलेट्स के ऊपर हुई है, किसने की है, कहाँ की गई है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड बात करेंगे तो बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब 1 जुलाई के बाद कोई भी दुकानदार या कोई भी सेलर प्लास्टिक की जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो मटेरियल यूज़ नहीं कर पाएगा, अदरवाइज़ उसको जुर्माना एज वेल एज उसको जेल भी हो सकती है। यहाँ पर बात करेंगे तो PM मोदी के कॉल के अकॉर्डिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको देखता है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक अमेंडमेंट रूल लाया गया था 12 अगस्त 2021 को, उसके तहत यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 1 जुलाई के बाद से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दी जाएगी। और ये सारा कुछ हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि आपको पता है 75 साल पूरे हो गए भारत को आज़ाद हुए। उसके लिए कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव इस साल लिए गए हैं जो कि इसी के अंडर में लिए गए हैं। और अब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक सारी बैन हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो मिल्क प्राइजेस लाइकली टू राइज अगेन आफ्टर न्यू GST रेट। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 47th मीट किया है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पर एक कमिटमेंट किया है, या बोल सकते हो एक अनाउंसमेंट की है कि अब मिल्क प्रोडक्ट पर भी GST लगेगी, इन प्रोडक्ट को भी GST दायरे के अंदर लाया जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे तो GST काउंसिल की जो चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, चेयरपर्सन हम बोल सकते हैं, तो जो चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण न्यू दिल्ली में 47th मीट के दौरान यहाँ पे जो एक्सेम्पशन था दूध जैसे प्रोडक्ट पे, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पे वो हटा लिया है। मतलब अभी तक इनको 0% GST स्लैब में रखा गया था, लेकिन अब इस पर GST लागू होगी, ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है, ये आपको याद रखना है। जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट लाइक प्री-पैक्ड, प्री लेबल्ड कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क, ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो मिल्क से रिलेटेड हैं, उससे बनते हैं और इन पर अब GST लागू होगी। अभी तक कोई भी GST इन पर नहीं लगती थी, नील था, इनको GST स्लैब से बाहर रखा गया था, लेकिन अब 5% तक की मिल्क पे और लस्सी पे GST लगेगी, जो कि आपकी प्री पैक्ड लस्सी या फिर मिल्क होता है उस पर। अभी कच्चे रॉ मिल्क पे और रॉ जो भी कर्ड होती है उस पे नहीं है, लेकिन जो पैक्ड मटेरियल है जो दूध से बना हुआ जो कंपनी सेल करती हैं उनके ऊपर अब GST लग जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5% के यहाँ पर स्लैब में रखा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं इससे जो आम जनता है उसकी जेब पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन हो चुका है कि अब इनको GST स्लैब के अंदर लाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट उनको मिल सके। आगे बात करेंगे तो मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल विद ब्रेकफास्ट, सीएम स्टालिन। तो तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी बच्चों को प्रोवाइड करेगा, और ये कारनामा किया है तमिलनाडु स्टेट ने। डिटेल में जानेंगे तो तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो ऑफर करेगा ब्रेकफास्ट गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील के साथ साथ। मतलब दोपहर में जो मिड डे मील मिलता है वो तो मिलेगा ही, सुबह उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने यहाँ पर बोला है कि 1 साल लगभग हमको कंप्लीट हो गया है सत्ता में आए हुए, और हमने अलग अलग 5 स्कीम अनाउंस की हैं अब तक 1 साल के अंदर में। और एक स्पेशल स्कीम जो कि ब्रेकफास्ट स्कीम है बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी ये स्कीम जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं तो वो ब्रेकफास्ट नहीं ला पाते हैं, या फिर उनके घर की कंडीशन ऐसी है कि ब्रेकफास्ट वो उनके यहाँ अरेंजमेंट नहीं होता है कि ब्रेकफास्ट वो करके आएँ। तो इस वजह से अब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट भी होगा और दोपहर में मिड डे मील भी होगा, ये अनाउंसमेंट किया है स्टालिन ने। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्कीम है जिससे जो गरीब तबके के स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिलेगी, उनको पोषण मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सीएम स्टालिन के द्वारा। आगे बात करेंगे हनी टेस्टिंग लैब इन नागालैंड। तो नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया गया है, वो किया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और यहाँ पर उनका कहना है कि ऑल ओवर द इंडिया डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कैसे भूल सकते हैं। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होगा इसका मतलब है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, और वो एक तरह से स्ट्रेंथ मिली है भारत को, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर डेवलप हो जाएंगी तो पूरे भारत को उससे स्ट्रेंथ मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया गया है। और मोदी जी ने यहाँ पर जो 8 साल पूरे किए हैं उसके लिए श्री तोमर जी ने बोला है कि 8 साल से यूनियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू वर्क किया है, पॉवर्टी को कम किया है, इनइक्वालिटी यहाँ पर बोल सकते हो कम की है, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम किया है, ये कहना है श्री तोमर जी का। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का इनॉग्रेशन किया गया है। आगे बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम। तो यहाँ पर बेल्जियम में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है मैंगो फेस्टिवल का। डिटेल में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर पीयूष गोयल जो हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है मैंगो फेस्टिवल जो कि ब्रुसेल्स में किया गया है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पर उन्होंने अवेयरनेस भी रेज की अमंग यूरोपियन एंड इस्टेब्लिश अ मार्केट फॉर इंडियन मैंगो इन यूरोप। और यूरोप में इंडियन मैंगो के लिए मार्केट इस्टेब्लिश करने की भी यहाँ पर बात की है और अवेयरनेस रेस की है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा इस इवेंट के दौरान मैंगो जो कि आंध्र प्रदेश से लाया गया बैगनपल्ली, और आपका मलियाबाद दशहरी जो कि उत्तर प्रदेश से लाया गया, उड़ीसा से आम्रपाली, भोग से लक्ष्मण भोग जो कि एक आम है, हिमसागर, जर्दालू मैंगो और लंगड़ा मैंगो, ये सारे मैंगो वहाँ पर लाए गए, प्रदर्शनी में रखे गए और लोगों को अपने भारत के आम की क्वालिटी के बारे में बताया गया। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको जीआई टैग से भी नवाजा जा चुका है। तो क्यों ना आम के जो किसान हैं जो आम प्रोडक्शन करते हैं उनकी इनकम को रेस किया जाए और अपने आम को विदेशों तक ले जाया जाए। उसके लिए ये पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आपको पता रखना है कि मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में यहाँ पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर इनॉग्रेट किया, तो ये किया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आगे बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर शुड जॉइन हैंड विद द गवर्नमेंट, श्री तोमर जी ने यहाँ पे बात कही है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ मिला ले और हमारे साथ सपोर्ट में काम करे। अब ये क्यों बोला है ये जानेंगे। तो यहाँ पर है द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ सेड दैट
द प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो ज्वाइन हैंड विद द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट से हाथ मिला लेने चाहिए ताकि हम लोग फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर सकें फार्मिंग में। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है वो फार्मिंग में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को कम से कम उपयोग में लाया जाए, उसके लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे साथ मिलकर आना चाहिए और जो खाद पेस्टिसाइड दवाएं हैं उनका कम से कम यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाए, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाए। ये यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर बात करेंगे तो श्री तोमर जी ने एड्रेस किया था 11th एग्रोकेमिकल कॉन्क्लेव, जिसको ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को FICCI के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ये सोलन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और श्री तोमर सेड दैट आवर कंट्री इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एंड फार्मिंग हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री इकोनॉमी। उनका कहना है कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड है, एग्रीकल्चर पर फोकस रहता है हमारी कंट्री का, और कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़े पार्ट से चलती है। मतलब है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में। ये यहाँ पे बात कही गई है। आगे बात करेंगे तो RMS 2022-23 सीजन में 187.86 लाख मीट्रिक टन वीट प्रोक्योर किया गया है 26 जून 2022 तक। यहाँ पर बात करेंगे तो जो रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में गेहूं को प्रोक्योर किया गया है वो 187.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं है जिसको प्रोक्योर किया गया है, जिससे 17.85 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिला है और जिससे 37,852.88 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ये डेटा यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। और ऐसे ही पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए भी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 की बात करेंगे तो 26 से 2022 तक 860.82 लाख मीट्रिक टन पैडी जो है उसको प्रोक्योर किया गया है, और ख़रीफ क्रॉप का जो है वो है 755.60 लाख मीट्रिक टन, और रबी क्रॉप का 105.22 लाख मीट्रिक टन जो पैडी है उसको अब तक प्रोक्योर किया गया है, जिससे 125.36 लाख फार्मर को बेनिफिट हुआ है, जिसकी जो MSP वैल्यू है वो है 1,68,720.89 करोड़ रुपए। ये जो अमाउंट है वो पैडी किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ किया है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 22-23 का है, ये MSP वैल्यू है और ये नंबर ऑफ फार्मर बेनिफिटेड है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टू बूस्ट रेन फेड एग्रीकल्चर अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की ये बात है। यहाँ पर बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू एडवांस रेन फेड एग्रीकल्चर इन दी स्टीप एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जितनी भी स्टीप एरिया हैं वहाँ पर रेन फेड इरीगेशन के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1000 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दी है। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 1000 करोड़ है, और जो अप्रूवल दिया है वो दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो यहाँ पर जो वाटर से डिपार्टमेंट है विल कैरी आउट द उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड इरीगेशन प्रोजेक्ट। और यहाँ पर इसका जो एम है वो ये भी है कि लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये भी यहाँ पर काम करेगा, और वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये ऑफर था वर्ल्ड बैंक के द्वारा था ताकि स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड की जा चुके। और आपने देखा होगा जो वर्ल्ड बैंक है वो कई अलग अलग कंट्रीज़ को, स्टेट्स को हेल्प करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, जिससे उसको इंटरेस्ट मिलता है और बाकी डेवलपमेंट भी होता है अदर स्टेट में और कंट्रीज़ में। और द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और जो पूरा जो फाइनेंस है उसको देखेगा वर्ल्ड बैंक, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफाइड राइस कर्नल, FRK की बात हो रही है। आपको पता होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने अभी डिसाइड किया है कि वो ऑपरेशनलाइज करेगी स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफाइड राइस कर्नल, जिसको FRK बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पर अब वो ऑपरेशन में लेके आएगी इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफाइड राइस कर्नल विल ऑपरेशनलाइज विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये ऑपरेशन में आएगी। और इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ नेशनल लेवल फोर्टिफाइड प्रोग्राम इन इंडिया, एक इंडिया प्रोग्राम चलता है नेशनल लेवल फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके तहत जितने भी न्यूट्रिएंट हैं
वो ऐड किए जाते हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट में, लाइक सीरियल्स और पल्सेस में। तो यहाँ पर बात हो रही है चावल की, ठीक है। तो चावल में फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जो नेचुरल न्यूट्रिएंट होते हैं उसके साथ और भी न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, जिससे कुपोषण की बीमारी हो गई वो दूर हो जाती है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं वो दूर हो जाती है। और न्यूट्रिएंट की कमी माताओं में, क्योंकि माताओं में क्या रहता है कि वो एक किसी बच्चे को भी जन्म देती हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनकी काफ़ी कमी हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि कम से कम भोज्य पदार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन उनको मिल सके। और ख़ासकर गरीब महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो चावल ही मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के रूप में वो लेती हैं। तो चावल के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसी के लिए कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जिसमें राइस के न्यूट्रिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात की जाती है, ताकि महिलाओं को पूरा पोषण मिल सके, जिससे बच्चों का भी संपूर्ण विकास किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका था 25 मई 2022 को, और इससे होगा क्या कि नेशनल लेवल फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथ मिलेगी और FRK में इमीडिएटली इफेक्ट से ये ऑपरेशन में लाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। क्वेश्चन है व्हाट इज द बजटरी आउटले ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। तो जो PACS होती हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए कितना बजट आउटले रखा गया, मतलब कितने बजट का निर्धारण किया गया है कि इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए इतना बजट निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है 216 करोड़, 2516 करोड़, 750 करोड़ या फिर 7216 करोड़। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सभी स्टूडेंट में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि घर बैठे सभी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट हो रही हैं वो वीकली मिल सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस और ये अप्रोच पसंद आती है तो हमें कमेंट भी करें और हमको अप्रिशिएट भी करें। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।